4 फरवरी 2019 सुबह 9 बजे चारुलता घबराई हुई हालत में राजस्थान के डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट के सागवारा पुलिस स्टेशन में अपनी छोटी बहन ऋचा शर्मा की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने पहुंचती है। चारुलता ने बताया कि ऋचा उदयपुर में ही रहती थी। पिछली रात तकरीबन 1 बजे वो अपनी 12 साल की बेटी को कहकर निकली कि 1 घंटे में लौट आएगी, कुछ जरूरी काम है, लेकिन अभी तक उसकी कोई खैर खबर नहीं है। ऋचा की बेटी ने रात भर उसे फोन किया, लेकिन ऋचा का नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। वह अभी स्विच ऑफ है। फिर उसने अपनी मौसी यानी चारुलता को कॉल कर ऋचा के बारे में बताया। पहले उन्होंने सोचा कि किसी रिलेटिव के यहाँ गई होगी, लेकिन जब सुबह तक ऋचा की कोई खैर खबर नहीं मिली तो चारुलता सीधा पुलिस के पास आ गई। उसी रात उदयपुर के बाहर एक सुनसान पुल के नीचे नदी के किनारे पुलिस को एक औरत की लाश मिली थी और उस लाश के कुछ ही दूर एक पलटी हुई कार। जब पुलिस ने कार के रजिस्ट्रेशन से आइडेंटिटी ट्रेस की तो वो लाश किसी और की नहीं बल्कि ऋचा शर्मा की ही थी। अभी तक ये केस एक रोड एक्सीडेंट लग रहा था, लेकिन फोरेंसिक की टीम ने आकर इस अनुमान को औंधे बल्दे मारा, क्योंकि कार पलटी जरूर हुई थी, किसी रोड एक्सीडेंट में नहीं बल्कि कार को पलटाया गया था, जैसे कि किसी ने पूरा क्राइम सीन प्लान किया हो। क्योंकि कार के सारे शीशे ठीक थे, कोई डैमेज नहीं था, लग रहा था जिसे कार को प्यार से पलटाया गया हो। इवन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी ये सामने आया कि ऋचा के पीछे सर पे एक बड़े पत्थर से वार हुआ था, जिसके बेस पर पुलिस ने मर्डर का केस दर्ज कर फौरन इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। सबसे पहले पूछताछ होती है ऋचा की बहन चारुलता से। तब उसने बताया कि ऋचा की पहली शादी 2008 में हुई थी, लेकिन 2012 में डिवोर्स हो गया था। तब तक उनकी एक बेटी भी हो चुकी थी। ऋचा अपने माँ बाप के साथ रहने लगी थी, वहीं चारुलता अपने परिवार के साथ अलग रहती थी। 2016 में ऋचा की फिर से शादी हुई, लेकिन इस बार लड़का मुंबई से था। ऋचा मुंबई से कभी कभी उदयपुर आती थी अपनी बेटी से मिलने, क्योंकि ऋचा की बेटी अपने नाना नानी के साथ उदयपुर में ही थी। 3 फरवरी 2019 की रात जो लाश मिली, उससे कुछ दिन पहले ही ऋचा उदयपुर आई थी। चारुलता के बयान से पुलिस को इस केस की और ऋचा की लाइफ की एक आउटलाइन तो मिल गई थी, लेकिन अभी और भी बहुत से ऐसे एंगल थे जो तलाशने बाकी थे, जिसकी तलाश में सबसे पहले ऋचा के पहले हस्बैंड को पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन उसको पुलिस ने तुरंत ही क्लीन चिट दे दी, क्योंकि वो डिवोर्स के बाद से ही ऋचा के कांटेक्ट में नहीं था। उसके बाद दूसरे हस्बैंड को भी बुलाया गया और उसको भी ज्यादा पूछताछ किए बिना तकरीबन क्लीन चिट दे दी गई थी, क्योंकि हादसे के वक्त वो मुंबई में था। फिर पुलिस के हाथ एक ऐसा सुराग लगा जो शायद इस केस को रातों रात सोल्व कर सकता था। ऋचा के पिता ने उसके डिवोर्स के बाद अपनी प्रॉपर्टी का एक बड़ा हिस्सा उसके नाम कर दिया था। ये बात उसके भाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। पुलिस ऋचा के भाई से अपने तरीके से पूछताछ कर ही रही थी कि तभी पुलिस की एक टीम को क्राइम सीन से कुछ ही दूर अजीबोगरीब चीजें मिली। सिंदूर, कुछ हड्डियां, जैसे तंत्र मंत्र का सामान। पुलिस ने इस केस को तंत्र मंत्र जादू टोने के एंगल से भी इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, क्योंकि पुलिस को लोकल लोगों से पता चला कि ये एरिया तांत्रिक विद्या के लिए काफी मशहूर है। उसी दौरान पुलिस ने एक चीज नोटिस की। ऋचा के अंतिम संस्कार के समय एक आदमी वहां आया था, जिसका नाम था प्रदीप। प्रदीप उस एरिया का एक इज्जतदार तांत्रिक माना जाता था। पुलिस ने प्रदीप से भी पूछताछ की, जिसमें उसने बताया कि ऋचा उसकी शिष्या थी, बिना उससे पूछे कुछ काम नहीं करती थी। मैं सिर्फ अफसोस जताने आया था, मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक प्रदीप का कोई भी पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, ना ही उस केस की अभी तक इस इन्वेस्टिगेशन जो भी चल रही थी इसमें प्रदीप की किसी भी तरीके की कोई इन्वॉल्वमेंट लग रही थी। दूसरी तरफ अभी तक की पूछताछ से ऋचा के भाई का ऋचा की मौत से कोई लेना देना नहीं मिला, जिसकी वजह से पुलिस ने उसको तो शक के घेरे से बाहर कर दिया। लेकिन क्राइम सीन से पुलिस को तंत्र मंत्र से रिलेटेड चीजें मिलना और ऋचा का प्रदीप की शिष्य होना पुलिस को कुछ जम नहीं रहा था। तो फिलहाल पुलिस ने प्रदीप को जाने तो दिया, लेकिन वो अभी भी पुलिस के शक के घेरे में था। अभी तक पुलिस के हाथ कोई भी ठोस सबूत या क्लू नहीं लगे थे। तब पुलिस ने ऋचा की 12 साल की बेटी से फिर से पूछताछ की। बेटी ने फिर से बताया, मम्मी ने कहा था मुझे काम है, 1 घंटे में लौट आऊंगी, और वो अकेली गई थी। घर से लेकर क्राइम सीन के कुछ दूर पहले तक सीसीटीवी फुटेज में भी दिखा कि ऋचा अपनी कार में अकेली ही थी, लेकिन क्राइम सीन के आसपास कोई सीसीटीवी ना होने की वजह से पुलिस के हाथ अभी भी खाली थे।
तब मीडिया, पब्लिक और ऊपर से आते प्रेशर को देख पुलिस ने एक चाल चली। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्राइम सीन से तंत्र मंत्र की चीजें मिलना और ऋचा का प्रदीप के शिष्य होना, ये पुलिस को कोई कोइंसिडेंस नहीं लग रहा था। इसी की वजह से पुलिस ने प्रदीप को फिर से बुलाया और बोला, हमें सब सबूत मिल गए हैं, या तो तुम सच सच बता दो, वरना और भी जो कुछ हाल फिलहाल में हुआ है बीते दिनों तंत्र मंत्र से रिलेटेड, इस केस के साथ साथ सब तुम पर ही थोप देंगे। अंधेरे में पुलिस का छोड़ा गया तीर मानो ऐसे जाके लगा जैसे अर्जुन ने मछली की आंख में पानी में नहीं बल्कि आंख बंद करके निशाना लगाया हो। अपने तरीके से तो पूछताछ करना पुलिस ने अभी शुरू भी नहीं किया था कि प्रदीप पहले ही टूट गया। उसने अपना जुर्म कबूल किया। उसके साथ एक और आदमी भी अरेस्ट हुआ, नाम था किरणदीप। पुलिस ने पूरा राज खोलने को कहा और जो कहानी सामने आई उससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई, इंसान को बर्बाद करने के लिए बाहरी दुश्मन की जरूरत नहीं, उसके अंदर का लालच, अंधविश्वास और भूल भुलैया जैसे जज्बात इंसान को ऐसे मोड़ पर ले जाने के लिए काफी हैं जहां से वापस आना नामुमकिन होता है। वेलकम टू एक्सपोज्ड फाइल्स। माय नेम इज गिरीश और आज हम बात करने वाले हैं द रियल स्टोरी बिहाइंड उदयपुर ऋचा शर्मा मर्डर केस। ऋचा के दूसरे हस्बैंड की पहली बीवी कैंसर पेशेंट थी। डॉक्टर्स अपने हाथ खड़े कर चुके थे। अब तकरीबन उसका लास्ट समय ही चल रहा था। ऋचा के हस्बैंड ने अपनी पहली बीवी को उसके आखिरी दम तक उसका साथ देने का वादा किया था, इसलिए वो ऋचा के साथ रहते अक्सर हॉस्पिटल में उससे मिलने भी जाता था। हालांकि उसके मन में ऋचा के लिए प्यार और इज्जत कम नहीं थी, लेकिन ऋचा को ये देख जलन होने लगी। वो अपने पति से तो कुछ नहीं बोल पाई, इसलिए वो कुछ दिन मुंबई से उदयपुर आई थी। इसी दौरान ऋचा की मुलाकात हुई भूपेंद्र से, जो उस स्कूल का ओनर था जिसमें ऋचा की बेटी पढ़ने जाती थी। कभी कभी होने वाली मुलाकात बातचीत वाली दोस्ती में बदल गई। उसी दोस्ती के नाते एक दिन भूपेंद्र ने ऋचा से एक फेवर मांगा। असल में भूपेंद्र की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी, जिसके चलते उसने ऋचा से 30 लाख उधार देने को कहा। और क्योंकि ऋचा हाल फिलहाल में ही अपने पिता की दी हुई जमीन में से कुछ हिस्सा बेच चुकी थी, तो अभी उसने ब्याज यानी इंटरेस्ट पर भूपेंद्र को 30 लाख रुपए दे भी दिए। हर महीने बतौर इंटरेस्ट भूपेंद्र एक बड़ा अमाउंट ऋचा को देने लगा। कुछ महीने तो सब ठीक चला, लेकिन फिर भूपेंद्र ने सोचा कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि ऋचा ये पैसे लेना बंद कर दे और उसे अब ऋचा को कोई पैसा देना ही ना पड़े। इसी सिलसिले में भूपेंद्र प्रदीप तांत्रिक के पास आया। प्रदीप ने ऋचा के घर के बाहर तंत्र मंत्र का सामान फेंकना शुरू कर दिया, जैसा कि हड्डियां, सिंदूर, लाल नींबू, सुई लगी गुड़िया। सिर्फ 2-4 दिन ऐसा करने से ही ऋचा पूरे तरीके से डर चुकी थी। उसने भूपेंद्र से ये सब डिस्कस किया। भूपेंद्र ने कहा, कोई तुम्हारे ऊपर जादू टोना करना चाहता है, लेकिन मैं एक इंसान को जानता हूँ जो अच्छा तांत्रिक है, प्रदीप, वो जरूर हमारी मदद करेगा। ऋचा ने प्रदीप से मिलकर आप बीती बताई। प्रदीप ने पूरा ड्रामा रचते हुए उसको आश्वासन दिलवाया कि अब आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, और ऋचा के लिए वाकई में अगले दिन से ऐसा होना बंद भी हो गया। प्रदीप के तंत्र मंत्र का असर देख ऋचा ने उसकी शिष्या बनना सही समझा, और फिर मौका देख ऋचा ने उससे अपने हस्बैंड की पहली बीवी से छुटकारा दिलाने को कहा, जिसे कैंसर था। अपने तंत्र मंत्र की खोखली शक्तियों के दम पर प्रदीप न केवल ऋचा को उसके हस्बैंड की पहली बीवी से छुटकारा दिलाने के लिए बोल चुका था, बल्कि उसने ऋचा को कुछ उपाय भी बताए थे जिसे ऋचा रोजाना करती थी। और फिर कुछ ही दिनों में उसके हस्बैंड की वो पहली बीवी चल बसी, लेकिन नेचुरल डेथ, कैंसर से। वहीं ऋचा की नजरों में प्रदीप अब ऑलमोस्ट भगवान की जगह ले चुका था। अब ऋचा प्रदीप के बिछाए जाल में पूरी तरीके से फंस चुकी थी। लेकिन इससे पहले वो ऋचा को भूपेंद्र के पैसे माफ करने से रिलेटेड कुछ भी तिकड़म लगाता कि सामने से ऋचा ने उसे एक ऑफर दे दिया। ऋचा ने कहा, आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि भूपेंद्र को और कहीं से पैसा उधारी पर ना मिले, जिससे भूपेंद्र मेरा पैसा कभी एक साथ वापस ना कर पाए। क्योंकि भूपेंद्र हर महीने एक बड़ा अमाउंट एज ए इंटरेस्ट ऋचा को देता था, तो अगर भूपेंद्र सारे पैसे एक साथ चुका देता तो ऋचा के पास इंटरेस्ट आना बंद हो जाता। इस काम के लिए ऋचा ने प्रदीप को 1 लाख रुपए दिए। प्रदीप, जो ऑलरेडी भूपेंद्र को ये बोल चुका था कि वो ऋचा के दिए पैसे माफ करवा देगा, एक ऐसे मोड़ पर आ गया कि उसके पास भूपेंद्र से मिलकर सारी बातें बताने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता बचा ही नहीं। सब सुनने के बाद भूपेंद्र ने प्रदीप को 2.5 लाख का ऑफर देकर सीधा ऋचा को रास्ते से हटाने का बोल दिया। 3 फरवरी की रात प्रदीप ने ऋचा को कॉल किया और कहा, एक बड़ा तंत्र मंत्र करने जा रहा हूँ, सिर्फ तुम आना, किसी को बताना भी मत। प्रदीप की बुलाई जगह पर ऋचा पहुंच जाती है, जहां प्रदीप उसे एक पत्थर पर बैठकर आंख बंद करने के लिए बोलता है।
कि तभी प्रदीप का पार्टनर करणदीप पीछे से आकर रिचा के सर पर एक बड़े से पत्थर से वार कर देता है, जिससे न केवल रिचा बेसुध हो जाती है बल्कि उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। और फिर दोनों मिलकर इस सारे क्राइम सीन को प्लान करने के लिए, एक एक्सीडेंट सीन दिखाने के लिए उसकी गाड़ी को पलटा देते हैं। षड्यंत्र अभी खत्म नहीं हुआ। प्रदीप और भूपेंद्र ने रिचा के परिवार को समझाने की लाख कोशिशें की कि एफआईआर मत लिखवाओ, अगर रोड एक्सीडेंट दिखेगा तो इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा वरना कुछ हाथ नहीं आएगा। लेकिन चारुलता रिचा की बड़ी बहन नहीं मानी। उसने ना केवल एफआईआर लिखवाई बल्कि पुलिस के ऊपर भी लास्ट मोमेंट तक पूरा प्रेशर बना के रखा कि वो जांच में किसी भी प्रकार की कमी ना छोड़े। इस केस के हर कैरेक्टर के जहन में लालच किसी न किसी तरीके से कूट कूट कर भरा था। तंत्र मंत्र के नाम पर जो धोखा और लोगों के विश्वास से खिलवाड़ किया जाता है, ये कहानी उसका भी एक जीता जागता उदाहरण है। पुलिस ने प्रदीप, भूपेंद्र और करणदीप को अरेस्ट कर लिया। ट्रायल के बाद उन्हें डूंगरपुर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आईपीसी सेक्शंस 302 हत्या, 201 सबूत मिटाने की कोशिश और 120B साजिश रचने के आरोप में 23 अक्टूबर 2021 को उम्र कैद की सजा सुनाई। तो ये था आज का केस। मिलते हैं एक अगले केस के साथ। तब तक आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये केस आपको कैसा लगा, और अगर आप कोई केस रेकमेंड करना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दें। प्लीज ऑलवेज स्टे क्लोजर टू योर लव्ड वंस। ध्यान रखिए, लालच बुरी बला है।